अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। कहाँ कौन सी स्लाइड तक हम पहुंचे थे लास्ट क्लास में? वालेकुम सलाम मैम। 36 36 35 या 36 थी मैम। ये हमने प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग स्टार्ट कर दिया था। मैम 36 स्लाइड थी, 35 या 36 थी, दोनों में से कोई एक थी। जी बच्चों बोलें प्लीज। मैम 35 या 36 स्लाइड थी। मेरी आवाज नहीं जा रही। मैडम आप 35 से शुरू कर लें। आवाज नहीं जा रही। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट क्लास में? हमने शेड्यूलिंग स्टार्ट कर दी थी। मैम थोड़ी सी पढ़ाई थी, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाई। मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही? वो नहीं बच्चे, मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया। आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। स्लाइड 36। चलिए प्राइवेट जा रहा है उससे तो भी एवरीवन नहीं हो रहा है। वो दरवाजा बंद करो। लीव कर दूं? लीव करके दोबारा कर। अस्सलाम वालेकुम मैम। फैसल भाई आपकी आवाज मुझे आ रही है, मैडम को नहीं जा रही मेरे ख्याल से। शुक्र है मैंने जा रही है। दोबारा आप ज्वाइन किया। आवाज क्यों नहीं? रीज्वाइन कर रहे थे, मैं आपको बोलने लगा था लेकिन आप चले गए। मैम आपको आवाज आ रही है? अच्छा, हम बात कर रहे थे नहीं थ्रेड्स जा हम रही पढ़ मैडम रहे थे, आवाज। ठीक है। और थ्रेड्स में हमने बात कर ली थी। बेसिकली हमने बात की एक्सप्लिसिट मैडम को थ्रेडिंग, बोलो रीज्वाइन फिर करें। हम बात कर रहे थे इम्प्लिसिट थ्रेडिंग की और उसकी कुछ टेक्निक्स थी, ठीक है। और उन टेक्निक्स में हमने ओपन एमपी तक पढ़ लिया था। और मतलब हमने बात की थी फोक एंड जॉइन की। सब बोल रहे हैं मुझे आवाज नहीं जा रही। एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। मैंने वैसे कोई ऐसी सिक्योरिटी लगाई नहीं है। अ, जी आप बोलें। मैम आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। मैम ठीक है मैम। मैम हम काफी देर से बोल रहे थे। सॉरी, असल में वो शायद सेटिंग्स में कुछ मसला हुआ था। मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर खैर मैंने चैट देखी। हाँ जी, आप बताएं क्या कह रहे हैं। नहीं मैम, बस ये हम 35 स्लाइड पर तक पहुंचे थे ठीक है, मैम। 35। मुझे याद आ गया कि हमने पढ़ लिया था कि अगर मतलब जो हम थ्रेडिंग की बात कर रहे थे, फिर उसकी जो टेक्निक्स थी उसमें हमने पहले बात की थी फोक एंड जॉइन पैरेललिज्म की बात हम कर चुके थे। अब हम आ गए थे ओपन एमपी के ऊपर, ठीक है। ओपन एमपी एक और टेक्निक, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ कंपाइलर डायरेक्टिव्स एंड एपीआई फॉर सी प्लस प्लस फोर्ट्रॉन, ठीक है। आप जैसे stdio.h इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप omp.h इंक्लूड करके इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पैरेलल प्रोग्रामिंग इन शेयर्ड मेमोरी एनवायरनमेंट्स।
जहाँ पे शेयर्ड मेमोरी यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो शेयर्ड मेमोरी को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। आइडेंटिफाइज पैरेलल रीजन ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट कैन रन इन पैरेलल, ठीक है। और अगर आप ये स्टेटमेंट दैट इज नंबर साइन प्रैग्मा OMP पैरेलल लिखते हैं तो फिर ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है कि जिस कोड से पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखी होती है वो उस कोड का थ्रेड क्रिएट कर देती है, आइडेंटिफाइंग इट एज अ पैरेलल रीजन, ठीक है। हमने ये बात पहले ही की थी, आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो थ्रेड्स हैं वो बेसिकली वो मतलब एक प्रोसेस के आप मल्टीपल थ्रेड्स बना लेते हैं और हर थ्रेड जो है वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम या प्रोसेस होता है कि जो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं हम उनको जो है वो उनके थ्रेड्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस कोड से पहले अगर आप ये लाइन लिख दें तो ये आइडेंटिफाई करेगी, आप वो क्या करेगा उस कोड के लिए थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो मतलब बेसिकली अलग से एग्जीक्यूट होगा, पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। सो आप OpenMP को यूज कर सकते हैं, ये C++ और फोर्ट्रॉन में यूज होता है। फोर्ट्रॉन तो आपने नहीं यूज की होगी लेकिन C++ का आइडिया आप लोगों को होगा यकीनन, ठीक है। और अगर आप कोई पैरेलल में लूप चलाना चाहते हैं तो प्रैग्मा OMP पैरेलल फॉर, मतलब अगर आप फॉर लूप पैरेलल में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप फॉर का लूप और उसके अंदर जो भी आपका कोड है वो आप लिखेंगे तो आपके फॉर के लूप्स जो हैं वो भी पैरेलल, उनके थ्रेड्स क्रिएट होंगे और वो पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और टेक्निक दैट इज ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच। ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच अनदर टेक्निक, एप्पल टेक्नोलॉजी फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली जो आप के iOS और Mac ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर यूज होता है। एक्सटेंशंस टू C++ एंड ऑब्जेक्टिव C लैंग्वेजेस, API एंड रन टाइम लाइब्रेरी अलाउज आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अब ये iOS और Mac ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। अगेन पैरेलल सेक्शंस की जो है आइडेंटिफिकेशन अलाउ करता है, ठीक है। मैनेजेस मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ थ्रेडिंग, ठीक है। और जो ब्लॉक है ना वो इस यानी कि अगर आपका कोई पैरेलल रीजन है यानी आप ये समझते हैं कि आपका कोड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ किसी और, मतलब किसी और कोड पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है और उसे पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो आप ये हैट का साइन और उसके बाद फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो भी कोड आप लिखेंगे वो यही अज्यूम होगा कि वो आपका थ्रेड है, मतलब वो पैरेलल एग्जीक्यूशन उसकी हो सकती है, वो अलग से एग्जीक्यूट हो सकता है, लिहाजा उसका थ्रेड बन जाएगा और वो पैरेलल एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। सो अगर आपने 2 3 4 कोड्स इस तरह अलग अलग हैट और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखे तो वो तमाम कोड्स जो है वो पैरेलल थ्रेड्स, उन तमाम कोड्स के अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट हो जाएंगे और वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकेंगे। ब्लॉक स्पेस प्लेस्ड इन डिस्पैच क्यू, assign to available thread in thread pool when removed from the queue। बात आपको पता है कि आपके पास तमाम यानी एक थ्रेड पूल क्रिएट होता है और उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं और फिर हर कोड को एक थ्रेड असाइन हो जाता है ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये जितने जितने भी आपके ब्लॉक्स होंगे वो सब के सब जैसे जैसे थ्रेड पूल में थ्रेड अवेलेबल होगा वो थ्रेड इनको असाइन होगा और ये एग्जीक्यूट होते जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच जो में आपके पास 2 टाइप के डिस्पैच क्यूज हो सकते हैं, एक होते हैं सीरियल क्यूज और दूसरे होते हैं कॉन्करेंट क्यूज। अगर हम सीरियल क्यूज की बात करें तो ब्लॉक्स रिमूव्ड इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। सीरियल आपको पता है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, इसमें जो स्ट्रैटेजी यूज होगी वो क्यू की जब हम बात कर ले ना कभी भी कहीं पे भी तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रैटेजी यूज होनी है। Queue is per process called main, blocks removed in first order queue, ठीक है। Queue is per process called main queue। Programmers can create additional serial queues within program, ठीक है। हर प्रोसेस के लिए एक क्यू होगा, ठीक है, और उसके अंदर जो ब्लॉक्स होंगे, जो डिफरेंट ब्लॉक्स जो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में उस क्यू के अंदर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। फिर उसके बाद कॉन्करेंट क्यूज। कॉन्करेंसी का मतलब आप पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रिमूव्ड इन फर्स्ट आउट ऑर्डर बट सेवरल मे बी रिमूव्ड एट अ टाइम, ठीक है।
इसमें भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर होता है, लेकिन एक टाइम पे मल्टीपल जो हैं वो क्या कहते हैं उसे, थ्रेड्स वो रिमूव हो सकते हैं क्यू से। 4 सिस्टम वाइड क्यूज डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे जी जी कोई क्वेरी है? बच्चे आपकी कोई क्यूरी है? एक तो ये जो ओप्पो A37, आप अपना नाम चेंज करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आई थिंक गलती से माइक खुला रह गया होगा। सो इसमें 4 डिफरेंट टाइप के क्यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। आपके पास एक है इंटरैक्टिव क्यूज, फिर यूजर इंटरैक्टिव क्यूज, यूजर इनिशिएटेड क्यूज, यूजर यूटिलिटी क्यूज एंड यूजर बैकग्राउंड क्यूज। ठीक है। For the Swift language, a task is defined as a closure, Mohammed Jao, similar to the block minus kitchen se bhi. Similar to the block minus the caret, closures are submitted to the queue using the dispatch asynchronize function. ठीक है। स्विफ्ट लैंग्वेज हमने अभी पढ़ी तो नहीं है, बस किचन से ले आओ बस। ना हमने पढ़नी है, लेकिन ये कि उसमें भी ये ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच जो है वो यूज होता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है जो नेक्स्ट टेक्निक है। बेसिकली ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच के अंदर आपके पास क्यूज होते हैं, वो सीरियल हो सकते हैं, कॉन्करेंट हो सकते हैं। ठीक है। और उन क्यूज के अंदर जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर यूज होता है। ठीक है। अगर वो सीरियल है तो एक थ्रेड एट अ टाइम जो है वो डिस्पैच होगा, और अगर वो कॉन्करेंट है तो एक से ज़्यादा थ्रेड्स जो हैं वो सेम टाइम पे डिस्पैच हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS के अंदर यूज होता है। फिर हम इंटेल थ्रेडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स की अगर बात करें, अनदर स्ट्रैटेजी। ठीक है। इसके अंदर टेम्पलेट, दिस इज बेसिकली अ टेम्पलेट लाइब्रेरी फॉर डिजाइनिंग पैरेलल C++ प्रोग्राम। ठीक है। अ सीरियल वर्जन ऑफ अ सिंपल फॉर लूप। अगर आप सिंपल फॉर लूप की बात करें ना, तो आपको पता है कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है कि जी पहले आई की वैल्यू जो भी आपने इनिशियलाइज की, उसके लिए लूप के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स है वो सब एग्जीक्यूट होंगी। फिर दूसरी वैल्यू, फिर वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके लिए तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और उसके लिए तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और n से लेस जितनी वैल्यूज हैं सबके लिए वो स्टेटमेंट्स बारी बारी सीरियली या सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर आप थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, यानी TBB की बात करें, और आप चाहते हैं कि फॉर लूप पैरेलली एग्जीक्यूट हो, तो थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर पैरेलल फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है बाय पैरेलल अंडरस्कोर फॉर की स्टेटमेंट से। ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉर की जगह पैरेलल अंडरस्कोर फॉर लिखते हैं और उसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप साइज अंडरस्कोर टी का जो एट्रीब्यूट है वो दे दें, उसके बाद जो टोटल मतलब जो भी उसका साइज है वो दे दें, यानी कि जिससे स्टार्ट होना है, जिस पे एंड होना है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो उसकी जो भी स्टेटमेंट है, यानी कि जो भी फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो फंक्शन जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि फॉर की तमाम स्टेटमेंट्स इस ये जो फंक्शन है, ये फॉर की जितनी मतलब आई की जितनी वैल्यूज हैं उनके लिए पैरेलली एग्जीक्यूट होंगी, यानी एक साथ तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। जबकि बच्चे एक सेकेंड होल्ड करना।
सॉरी बच्चा। जब हम थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं, ये भी C++ के अंदर यूज़ होता है, और इसके अंदर भी आप पैरेलल ब्लॉक्स को यानी कि पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं कोड की, ठीक है। अगेन कोड आपको पता है कि एक ही जगह पे होता है, एक ही होता है, लेकिन अब आप ये समझते हैं कि वही चीज़ जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए या डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपने एग्जीक्यूट करवानी है, तो आप उसके थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि TBB के लिए अगर आपने स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो दैट इज़ parallel_4। अगर हमने वही चीज़ पहले यूज़ करनी थी ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच के लिए, तो आपने देखा था कि हमने हैट और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा था, तो वो भी पैरेलली ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। थ्रेड्स आप एक्सप्लिसिटली खुद से क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें या आप थ्रेड लाइब्रेरीज को इंक्लूड करके भी थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं, या थ्रेड्स अपने प्रोसेस में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। ये 5 स्ट्रैटेजीज थी जो हमने पढ़ी, जिसमें हमने थ्रेड टूल्स पढ़े, हमने OpenMP पढ़ा, हमने थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ने, हमने फोक एंड जॉइन पढ़ा। ठीक है कि आप मैम जी मैम ये थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक पर जाएं। मैम ये पैरेलल फॉर अंडरस्कोर वाला है, मैम ये स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करना समझ नहीं आई। जब पैरेलल फॉर की स्टेटमेंट लगा के देखो, आप देखिए जो फॉर की स्टेटमेंट होती है ना, उसमें क्या होता है कि आप इनिशियल एक वैल्यू देते हैं और एक फाइनल वैल्यू देते हैं, ऐसा ही है ना कि आई की वैल्यू 0 होगी, और उसके लिए बेसिकली अगर मैं आपसे आप इस लूप का मतलब आपको पता है, इसका मतलब ये है कि आई की 0 वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसा ही है। फिर जी आई की मैम 1 वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर आई की 2 ऐसे ही वैल्यू है के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है, और अगर हम सपोज कर लेते हैं कि n की वैल्यू 4 है, तो आई की वैल्यू 0 से लेके 3 तक ये फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन के कॉल होने का तरीका क्या है कि पहले आई की वैल्यू 0 के लिए अप्लाई का फंक्शन कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, और फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी आई की वैल्यू 1 होगी, और फिर उसके बाद दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, और फिर ये फंक्शन कॉल होगा। यानी सीक्वेंस में या सीरियली ये काम चलता है। पहले आई की वैल्यू 0 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर आई की वैल्यू 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर आई की वैल्यू 2 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर आई की वैल्यू 3 के लिए एग्जीक्यूट हुआ। ऐसा ही होता है। बिल्कुल मैम ऐसे ही है। अब जब आप कह रहे हैं ना parallel_for, तो इसका मतलब ये है कि अब काम वही होना है कि वही फंक्शन कॉल होना है, आई की वैल्यू 0 के लिए भी, आई की वैल्यू 1 के लिए भी, आई की वैल्यू 2 के लिए भी, और आई की वैल्यू 3 के लिए भी। ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि सेम टाइम पे आई की वैल्यू 0, 1, 2 के लिए वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आई बात? जी मैम के सेम टाइम पे आई की तीनों वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जहां हम बात करते हैं ना, मतलब आप लोगों ने अक्सर फॉर का लूप यूज किया होगा, जिसके अंदर आप यानी कि पिछली वैल्यू को अगली वैल्यू के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, सम कर रहे होते हैं। अब वो पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि आपको पुरानी वैल्यू चाहिए नई वैल्यू में ऐड होने के लिए, ठीक है। तो वो पैरेलल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये नहीं कहना है कि मैम कह रही थी कि बस नाम ही सिर्फ प्रिंट हो सकता है। देयर कैन बी सर्टन फंक्शंस जो मतलब जो डिफरेंट काम करें। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम 5 दफा प्रिंट हो, ठीक। अब मेरा नाम ही 5 दफा प्रिंट होना है, ठीक है। इसमें आई की जो वैल्यूज यानी कि जो कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है ना किसी वेरिएबल की। अब मेरा नाम ही प्रिंट होना है, तो पैरेलली आई की वैल्यू को अगर मैं चार जो वैल्यूज हैं उन्हें 7 एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ। एक प्रोसेसर पे एक दफा, दूसरे प्रोसेसर पे आई की वैल्यू 1, तीसरे प्रोसेसर पे आई की वैल्यू 2, और चौथे प्रोसेसर पे आई की वैल्यू 3, और 4 दफा जो है वो मेरा नाम 0 से लेके 4 तक, यानी 5 दफा मेरा नाम जो है बड़े आराम से प्रिंट हो जाएगा, ठीक। पैरेलल एग्जीक्यूशन ये याद रखना है कि उन चीजों की हो सकती है जिसमें आपका जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट है। लेकिन parallel_for लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू सेम टाइम पे आई की चारों वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कॉल हो जाएगा।
मेरा ख्याल है अच्छे स्टूडेंट्स हो, और मुझे ये वैसे ना क्या कहते हैं, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ये एनोटेशन कैंसिल करने की और इस तरह की चीज़ें करने की। मैंने पिछली क्लास में आपकी तारीफ की थी और मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे मुझे किसी बात पे गुस्सा आए, तो काइंडली इस तरह की हरकतें मत करो। यू आर नॉट बेबीज कि आपको एक एक बात समझानी पड़े। इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हो सकता है कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आया ना, अगला सेक्शन जो है वो लेक्चर 9 और 10 कर चुका है, तो मैं कहूँगी फिर खुद ही कर लो, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। यस मैम, ओके। तो मैं पढ़ाऊँ या फिर गेम्स खेलते हैं और स्लाइड्स खुद ही पढ़ लेना? नो मैम, कैरी करी ना। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि अभी तो आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त मेरा एटीट्यूड डिफरेंट होता है, मैं लीनियंट होती हूँ, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा नहीं होता वो मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, है ना। चौथा सेमेस्टर है आपका, यस मैम। सेमेस्टर्स में आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। चौथे सेमेस्टर में जो मुझसे पढ़ लेते हैं उनका मेरे से एक फर्क रिलेशनशिप होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे पहले तो आप मेरे गुस्से को जानते ही होंगे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करें। हमने थोड़ा सा टाइम पढ़ना है और अच्छा सा पढ़ना है, ताकि आपने जो फीस पे की है वो यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो शरारतें ज़रूर करें, एट द एंड ऑफ द लेक्चर करें, लेकिन बीच में नहीं, ठीक। बंदे का सारा टेम्पो खराब हो जाता है। तो आगे चलें। ये जिसने यस सवाल मैम। किया से क्लियर हुआ? मैम, यस मैम, मैंने किया था। ठीक है। सो अब आपको समझ में आएगी कि बेसिकली हम जब थ्रेड बना रहे हैं तो हम पैरेललिज्म को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स अवेलेबल हैं, हमारे पास मल्टीपल कोर्स हैं, तो हम उनको यूज करें और सेम टाइम पे तमाम कोर्स पे प्रोसेसिंग हो रही हो। और वो उसी सूरत में हो सकती है कि अगर आपका प्रोसेस ऐसा हो कि उसमें इंडिपेंडेंट कोड्स हैं, तो वो इंडिपेंडेंट कोड्स के थ्रेड्स बना ले। और अगर आपका ऐसा प्रोसेस है कि वो उसमें सारे कोड डिपेंडेंट है, तो फिर आप मल्टीपल प्रोसेसेस को मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर एग्जीक्यूट करवा, ठीक। सो अब हमने बात की जी थ्रेड्स बनाना, बड़े मजे की बात है कि जी जाहिर सी बात है, अगर फॉर लूप सीक्वेंस में रन हो रहा था तो शायद उसे एक पूरा मिनट लग रहा होगा, लेकिन अगर पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है तो शायद वो 5 सेकंड में वो काम कर सकता है जो 1 मिनट में हो रहा था सीरियली करने में, ठीक। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हैं, यानी जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेड्स बनाने में सर्टेन इश्यूज हैं, जिसमें पहला इशू है सिमेंटिक ऑफ फोक एंड एग्जिट सिस्टम कॉल, फिर सिग्नल हैंडलिंग, फिर थ्रेड कैंसिलेशन ऑफ टारगेट थ्रेड, फिर थ्रेड लोकल स्टोरेज और शेड्यूलर एक्टिवेशंस। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात मैंने की सिमेंटिक ऑफ फोक एंड एग्जिट। सिमेंटिक का मतलब होता है मतलब क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ फोक एंड एग्जिट कमांड। आपको याद होगा कि हमने कुछ स्लाइड्स पीछे या पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि फोक स्टेटमेंट यूज होती है नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए। दैट कैन बी अ चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट होता है फोक की कमांड से, ठीक। अब जब आप फोक की कमांड को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो बेसिकली आपका मीनिंग क्या है ये आपको समझ आएगी नीचे स्टेटमेंट से। डज फोक डुप्लीकेट ओनली द कॉलिंग थ्रेड और ऑल थ्रेड्स? कि आपने तो फोक यूज करना है, लेकिन आप फोक किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ फोक से जो कॉलिंग थ्रेड है उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, या उसके ऊपर जितने थ्रेड्स हैं आप तमाम के डुप्लीकेट्स बनाना चाहते हैं? ठीक है। अब आप तो सिर्फ फोक की कमांड लिख देंगे, आपको पता है कि फोक की कमांड जो है वो डुप्लीकेट क्रिएट करती है, बट आप मतलब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आपने अगर प्रोग्रामिंग की है, आपको लगता है मतलब आपके पास 2 फॉर के लूप्स हैं और नेस्टेड फॉर के लूप हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो पहला फॉर का लूप लगाया उसमें कोई एक स्टेटमेंट थी और उसके बाद उसके अंदर ही दूसरा फॉर का लूप था, और आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाना भूल गए, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो दूसरा फॉर का लूप है वो उस फॉर लूप के अंदर कंसिडर नहीं होगा। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हुए और उस फॉर लूप में एक स्टेटमेंट और थी और उसके बाद फिर एक और फॉर का लूप था, तो फिर वो क्या करेगा कि वो उस फॉर लूप यानी कि जो दूसरा फॉर लूप है उसको पहले फॉर लूप के अंदर कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि उसे अलग से कंसिडर करेगा, यानी मीनिंग चेंज हो जाता है। जबकि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए होंगे
तो फिर जो कंपाइलर है दैट कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड फॉर लूप है वो पहले वाले फॉर लूप के अंदर है, यानी नेस्टेड है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जब हम बात करते हैं फोक कमांड की, तो आप उसे जब यूज कर रहे हैं तो फिर उसका मीनिंग बड़ा क्लियर होना चाहिए, यानी आपको खुद पता होना चाहिए कि जिस जगह पे आप यूज कर रहे हैं उससे सिर्फ कॉलिंग थ्रेड डुप्लीकेट होगा या सारे थ्रेड्स डुप्लीकेट होंगे। ठीक है, सम यूनिक्सेस वर्जन हैव सम यूनिक्सेस हैव 2 वर्जन्स ऑफ फोक। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ वर्जन्स ऐसे हैं जिसमें इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए फोक के 2 वर्जन्स हैं। ठीक है, एक वो वर्जन है जो सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाता है, कॉलिंग थ्रेड को डुप्लीकेट करता है, और एक वो वर्जन है जो तमाम थ्रेड्स को डुप्लीकेट करता है। तो क्योंकि 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं तो मतलब आप ऑब्वियसली जिस किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे उसे यूज कर लेंगे। अदरवाइज जी जी मैम डुप्लीकेट करते हैं किस लिए? डुप्लीकेट करने का पर्पस क्या होता है बच्चे, हमारे पास? मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम यानी कि जो काम है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो, मतलब सेम काम है लेकिन वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हो, ठीक है, तो आप फोक की कमांड यूज कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल, आपने ना हमने सॉकेट्स पढ़ा था, याद है? क्या मैम? हमने रिमोट प्रोसीजर कॉल्स पढ़ी थी, यस याद? मैम। हमने कहा था जी जी। जब हमने रिमोट प्रोसीजर कॉल्स पढ़ी तो उसमें हमने बात की थी कि ऐसा होता है कि जी सर्वर लिसन करता है और फिर जैसे ही कोई क्लाइंट आता है तो उसके लिए वो एक थ्रेड क्रिएट कर देता है ताकि उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सके, उसे प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, और सर्वर दोबारा लिसन मोड में चला जाता है। ठीक है, अब उस रिक्वेस्ट का काम क्या है, मतलब बेसिकली उस थ्रेड का काम क्या है कि वो क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट आई है उसे सर्विस करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कुछ सर्च करना है तो वो उसे सर्च करके दे। अब सर्वर दोबारा जब लिसन मोड में जाता है, क्लाइंट फिर रिक्वेस्ट करता है, अब उसकी सेम सर्विस है, मतलब उसने यही काम करना है कि क्लाइंट की सर्विसेज यानी कि जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करना है। क्लाइंट कोई दूसरा है, ठीक है, लेकिन उस काम वही है कि उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे डुप्लीकेट थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब उसी तरह का थ्रेड दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, काम वही होगा लेकिन किसी दूसरे बंदे के लिए होगा। फिर तीसरा क्लाइंट आएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, उसके लिए दोबारा थ्रेड क्रिएट होगा, काम वही होगा, और लेकिन जो जिसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो डिफरेंट होगा। आपको याद होगा जब हमने थ्रेड्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी कि थ्रेड मतलब बेसिकली जब जो थ्रेड क्रिएट होता है ना, पूरा प्रोग्राम और कोड एक ही जगह पे होता है, वो एक ही होता है। ठीक है, लेकिन मतलब वो जो उसके रजिस्टर्स हैं और उसके जो बाकी चीजें हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि उसने एग्जीक्यूट, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दी कि सर्वर के जो थ्रेड है वो क्लाइंट 1 को प्रोसेस करेगा, फिर दूसरा थ्रेड जो है वो क्लाइंट 2 को प्रोसेस करेगा, और तीसरा थ्रेड जो है वो क्लाइंट 3 को प्रोसेस करेगा। अब थ्रेड का काम क्या है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को। क्लाइंट डिफरेंट है, यानी उसको जो पैरामीटर्स रिसीव हुए हैं वो डिफरेंट है, लेकिन उसने काम वही करना है कि जो क्लाइंट उससे रिक्वेस्ट कर रहा है उसने उसको प्रोसेस करना। तो फिर उस सूरत में सेम प्रोसेस की डुप्लीकेशन होती है ना। यस मैम। सो इसके बाद exec की कमांड है। exec usually works as normal, replace the running process including all threads। ठीक है, exec की कमांड क्या करती है कि बेसिकली जो भी आपका रनिंग प्रोसेस होता है उसको उस प्रोसेस को along with all its threads उसको रिप्लेस कर देती है। ठीक है, अब अगर एक प्रोसेस के अंदर जितने मतलब बेसिकली इसके भी मीनिंग का पता होना या उसको समझना इसलिए ज़रूरी है, या इसको सही जगह पे यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो कमांड है, मतलब अगेन अगर आप किसी प्रोसेस को रिप्लेस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस के तमाम थ्रेड्स भी तो रिप्लेस होंगे ना। ठीक है, तो
इसने फिर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसने रिप्लेस करना है प्रोसेस के तमाम थ्रेड्स को। ऐसा ना हो कि प्रोसेस का जो रनिंग थ्रेड है उसको रिप्लेस कर दे और जो जो बाकी थ्रेड्स हैं जो इस वक्त रन नहीं हो रहे उन्हें रिप्लेस ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाम थ्रेड्स को रिप्लेस करे। एक अगर एक प्रोसेस को रिप्लेस कर रहा है तो उसके तमाम थ्रेड्स रिप्लेस होने चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरा इशू है, मतलब थ्रेड्स बनाने में पहला इशू जो है कि आपने फोक और एग्जिट की कमांड को सही जगह पे सही तरीके से यूज करना है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है उसको यूज करने का। फिर दूसरी चीज आपके पास आ जाती है सिग्नल हैंडलिंग। Signals are used in Unix systems to notify a process that a particular event has occurred. Basically, सिग्नल को आप इस तरह से समझ लें, जैसे आप अगर कोई इशारा करते हैं तो दैट इज अ सिग्नल कि आप किसी क्या कहते हैं दोस्त को ये कह रहे हैं कि जी ये काम करना है या ये नहीं करना है। या आपके घर में कोई आता है बेल बजाता है, यानी आपको सिग्नल देता है कि आप दरवाजा खोल दें। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यूनिक्स के अंदर भी कोई प्रोसेस अगर कोई कोई इवेंट अगर हो जाए तो बेसिकली सिग्नल यूज होता है। ठीक है, अब हर सिग्नल का एक सिग्नल हैंडलर होता है। ठीक है, एंड द हैंडलर इज यूज्ड टू प्रोसेस द सिग्नल। ठीक है, इस चीज को आप इस तरह से समझ लें कि एक चीज है उसको हैंडल करने के लिए, उसको उसको यूज करने के लिए, उसे प्रोसेस करने के लिए कोई ना कोई हैंडलर जरूरी होता है, चाहिए होता है। ठीक है, और वो हैंडलर जो है बेसिकली सिग्नल को प्रोसेस करता है। सिग्नल इज जनरेटेड बाय अ पर्टिकुलर इवेंट, सिग्नल इज डिलीवर्ड टू अ प्रोसेस, सिग्नल इज हैंडल्ड बाय वन ऑफ द टू सिंगल सिग्नल हैंडलर्स। या डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर होगा या यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर होगा। ठीक है, पहली बात कि सिग्नल जो है वो किसी इवेंट से जनरेट होता है, किसी प्रोसेस को डिलीवर होता है, और सिग्नल जो है उसके हैंडलर जो है वो या तो यूजर डिफाइंड होता है या डिफॉल्ट होता है। एवरी सिग्नल हैज डिफॉल्ट हैंडलर दैट कर्नल रन्स व्हेन हैंडलिंग अ सिग्नल। हर सिग्नल का डिफॉल्ट हैंडलर जो है वो होता ही होता है जो कर्नल एक्सेस कर रहा होता है या कर्नल उसे हैंडल कर रहा होता है। लेकिन अगर आप कोई खुद से यानी यूजर खुद से कोई हैंडलर बना दे तो फिर वो जो डिफॉल्ट हैंडलर है वो ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, फॉर सिंगल थ्रेडेड सिग्नल डिलीवर टू प्रोसेस। ठीक है, अब अगर आपके प्रोसेस में एक ही थ्रेड है तो ऑब्वियसली सिग्नल जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस को डिलीवर होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं ना कि सिग्नल जो है वो हमेशा थ्रेड को प्रोसेस को डिलीवर होता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर थ्रेड में कोई प्रॉब्लम आया है तो फिर ये देखना पड़ेगा ना कि सिग्नल हैंडलर जो है वो, अगर आपने चलें अगर तो डिफॉल्ट है तो फिर तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कर्नल उसे हैंडल कर रहा है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आपका यूजर डिफाइंड हैंडलर है तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि सिग्नल अकर कहाँ पे हुआ है और हैंडलर जो है वो कौन से थ्रेड को जो है वो डिलीवर होना चाहिए। क्या वो पूरे प्रोसेस को डिलीवर होना चाहिए या उसके किसी स्पेसिफिक थ्रेड को डिलीवर होना चाहिए या फिर थ्रेड प्रोसेस के तमाम थ्रेड्स को डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हैंडल करनी पड़ती है अगर यूजर डिफाइंड हैंडलर्स हो। ठीक है, फिर where should a signal be delivered for multi-threaded? Deliver a signal to a thread to which the signal applies, यानी कि जिस thread पे signal आया है सिर्फ उसी thread पे apply होगा। Deliver the signal to every thread in a process, क्या process के तमाम threads पे signal deliver होगा। Deliver the signal to a certain thread in a process, क्या signal जो है वो किसी specific thread के ऊपर process होना चाहिए, वो deliver होना चाहिए। या assign a specific thread to receive all signals from the process for the process, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कोई एक थ्रेड इसी काम के लिए रख दें कि वो तमाम सिग्नल्स रिसीव करता जाए और फिर जिस जिस थ्रेड से रिलेटेड वो सिग्नल है उसको वो डिलीवर करता जाए। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो या रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करते हैं कि आपने सिंगल अगर यूजर डिफाइंड